वेलकम दोस्तों, मैं मुल्क सर आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। दोस्तों टेक्निकल एरर की वजह से फर्स्ट पार्ट थोड़ा दो ही क्वेश्चन वहां पे कवर हुए थे, लेकिन सेकंड पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करने का ट्राई करेंगे। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ मेक श्योर कि उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म हो रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि जैसे कि अब तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, एग्री और डिसएग्री, लेकिन आप लोगों का उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी हो रहा है। आप कहोगे सर कैसे? लेट्स सी। आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एमयू इज 0, एग्री राइट? हमने अपने चैनल पे भी जो क्विज लिया उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिए। तो देख लेना सर, गलती मत करो करके। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करो दोस्तों। डेली क्विज हो रहा है वहां पे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। जो टेलीग्राम पे फ्रिक्वेंटली नहीं जाते, मैं अब इंस्टाग्राम पे ही मैंने मेरे अकाउंट पे क्विज डालना स्टार्ट कर दिया है। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यस दोस्तों, सर तो क्या था क्वेश्चन नंबर 4? आपने कहा कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एमयू इज 0। वो क्वेश्चन 3 क्या था सर? ये देखो क्वेश्चन 3 आपके क्वेश्चन बैंक का ही, आंसर द फॉलोइंग। ये देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों में तो आप लोग कुछ भी आंसर लिख, मतलब एक कंसेप्ट किया तो दोनों के आंसर लिख सकते हो, यस और नो। और सर तीसरा भी मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको टीयू और एमयू समझाऊंगा तो यहां पे इन दोनों के मतलब एक टेबल निकालना पड़ता है, शेड्यूल, एंड देन अब तो उनका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, यस और नो, राइट? तो इतना डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि एमयू के जो नंबर्स है वो भी आपको अंदर के लर्न हो जाएंगे। एंड इसका बेनिफिट आपको जब आप लॉ ऑफ डीएमयू लिखोगे तो तब आपका यही टेबल का कॉलम आपको उठाना है और ग्राफ का सिर्फ एमयू का पार्ट आपको उठाना है। तो लॉ ऑफ डिमांड का टेबल एंड आपका ग्राफ, ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे। समझ रहा है? तो इसलिए बहुत शांति से लेक्चर देखो, ऐसे बनाया ही गया कि आपके सारे क्वेश्चन के मतलब बोलते हैं ना कि आंसर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। और दोस्तों मोटिवेट रहो। एक बात याद रखो कि आप लोग बोलते ना कि यहाँ पे सारे के सारे बोलते ना कि हीरो और विलन, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि आप ही बन सकते हो। अब ये डिसाइड करो कि आप ही को हीरो बनना है, विलन बनना है। सर लेकिन क्या करें, ये लॉकडाउन जैसे न्यूज आ रहा है सर, घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर के लोग होते हैं उनका अलग से प्रेशर, और जिंदगी में 1000 प्रॉब्लम है सर। क्या करे सर, ये दुनिया बहुत ही, हमको अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत ही निष्ठुर हो गई सर ये दुनिया। लेकिन सर किसी एक बंदे ने कहा था कि दुनिया डैश डैश थी, दुनिया डैश डैश है और दुनिया डैश डैश रहेंगी। प्लीज कमेंट में इसका फिलिंग द ब्लैंक्स मत भर देना। लेकिन समझ रहा है ना, आपको खुद पे फोकस करना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। और भाई अगले 18 दिन से पूरे शिद्दत से जान डाल दो, पूरे साल भर का पाप धुल जाएगा अगर हमने 18 दिन ये कॉन्सेंट्रेशन कर लिया तो, राइट दोस्तों? बिल्कुल भी टेंशन मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ो यार। पढ़ना तो ऐसे भी है, रो रो के पढ़ना है या हंस के पढ़ना है तो हंस के ही पढ़ो ना, मजे लो, क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर, चलो तो पूरा लेक्चर देखना एंड तक। हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ओके, अग्री और डिसएग्री था ना? या चलो तो सर आंसर तो पता है, एग्री कैसे लिखे सर? यहाँ पे अब जो आपको टेलीग्राम पे मैंने सेंड कर दिया हुआ है वहां पे आपको आंसर भी मिल जाएगा सर, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में ही लेके जाता हूं जो आपके पास है सर। और मैडम यहां पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में आपको जो बात पता है पहले मैं वो बता दूं। आपने अब तक क्या पढ़ के रखा है सर? हमको एक चीज पता है, पहला पॉइंट कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे व्हेन टीयू, नेक्स्ट टीयू क्या होता है आपका? बढ़ते जाता है, और एमयू क्या होते जाता है? डिक्लाइन होते जाता है। ऐसे आप कुछ तो ग्राफ निकालते हो, और ग्राफ निकालते वक्त स्केल वेल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। फिर आप तीसरा पॉइंट लिखते हो। तीसरा पॉइंट क्या लिखते हो आप लोग कि जब आपका टीयू मैक्सिमम होता है तब आपका एमयू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। फिर आप चौथा पॉइंट भी लिख ही देते हो कि उसके बाद टीयू डिक्लाइन होता है तो एमयू क्या हो जाता है सर? नेगेटिव हो जाता है। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पता है, आई नो। तो ग्राफ तो सबको आ जाता है, लेकिन ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या लिखना है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है ये बच्चे नहीं लिख पाते। दोस्तों ध्यान दो, सारी बातें आपको बता दूंगा। और बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पे आपका कवर हो रहा है मालिक। आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 11 पे भी आ गए तो आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल रहेगा, वहां पे आप टिक करते रहना। क्या है सर? ध्यान दो एवरीवन, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला रिड्यूस कराया था, तो ये अगर आप नहीं लिखा, लेकिन सर ये कुछ करा के कोई मतलब यहाँ पे कट था लेकिन कोई फायदा ही नहीं था सर, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले थे। तो टी यू क्या है सर? ये वाला एक देख लेना,
टी यू इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ये जो फॉर्मूला आपको नहीं समझ रहा है ना, टी यू इज इक्वल टू MU1 MU2 MU3 सब समझेंगे, सब इजी होता है। लेकिन देखो हर बंदा जिंदगी में या दुनिया में होशियारी है, सिर्फ इनपुट अगर गया तो आउटपुट आएगा, अगर बात समझी तो बात हमको लिखते आएगी, सिर्फ इतना फर्क था। अब तक सिर्फ नहीं समझा ओके, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम होशियार नहीं है, ठीक है सर, पे अटेंशन। और MU का फॉर्मूला दिया है TUN माइनस TU ब्रैकेट में n-1। सर क्या यहाँ पे जाना ही नहीं है, लोड भी मत लो। चलो आ जाते हैं इस पॉइंट पे। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी आर द इंटररिलेटेड। This can be easily followed from the hypothetical example given below। अब ये hypothetical क्यों बोला है सर? क्योंकि मुझे बताओ क्या आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो क्या? आंसर इज नो सर, लेकिन ये assumption इसलिए hypothetical वर्ड यूज किया, ठीक है, ये भी छोड़ दो। सर टेबल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि वो क्या करते हैं, टीयू का आंसर लर्न कर रहे हैं और क्या हो रहा है सर, वो भूल जा रहे हैं कि सर कसका नंबर लियो, फिर वो सोचते हैं कि एग्जाम में लिख देंगे और एग्जाम में याद नहीं आता, फिर वो बोलते जाओ दे कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन देखो टेबल और ग्राफ कैसे इजी है। मालिक ध्यान दो, एक लेक्चर में मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट हो गए। लेक्चर मेरे लिए बड़ा, अगर रिवीजन के तौर पे करो तो मैं फटाफट बोल देता, लेकिन जिनका हुआ ही नहीं कभी बोलते सर परत बाउंसर गेला। समझो एवरीवन पे अटेंशन, जो होशियार है थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, राइट, सभी होशियार है, लेकिन अगर सर वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करना तो मत बढ़ाना। सर सर्वात पहले हमें टेबल ड्रॉ करूंगा ऐसा, यस मालिक कर लो टेबल ड्रॉ। उसके बाद सर क्या लिखेंगे, यूनिट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको एकदम भारी लॉजिक बता रहा हूं तो अंदर के पॉइंट याद ही रह जाएंगे। सर उसके बाद यूनिट कितने लिखे, 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके सर 7 यूनिट लिख दिए सर, यस और नो? हाँ सर लिख दिए। ओके अब ध्यान दो, आप लोगों को पता है कि एट द इनिशियल स्टेज आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सेम होता है। और आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे देखोगे तो सर 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 से स्टार्ट याद रखना, बाकी तो आप आराम से कर लोगे करके। यस सर ध्यान दो सर, इनिशियली हम शुरुआत कहां से करेंगे, 10 से। और याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी में 2 से सिर्फ माइनस करते जाना है। क्या कहा मैंने, एक ही टेबल याद रखना, MU में 10 लिख देना, अब 2 से माइनस करना। 10 8 6 4 2 0 -2 बराबर। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0 एंड -2। और TU का अब आपको बस फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला था सर? सर लर्न करना है, कह रहे लर्न मत करो, यहाँ पे देखो सारी बातें हो जाएगी। इनिशियली तो आपका MU 0 ही होगा बराबर, तो जान दो। लेकिन TU तो कितना था, 10, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। सर यहाँ पे लिखा था ना हमने पहला पॉइंट, एवरीबॉडी पे अटेंशन, कि स्टार्टिंग पे TU और MU सेम होता है। समझ रहा है क्या एवरीवन? एक लेक्चर शिद्दत से देखो, आपकी सारी बातें, सारे डाउट, सारे MCQ सब चीज खत्म हो जाएगी और पूरे मार्क्स मिलेंगे। यस सर चलो यहाँ पे आओ। सर क्या था, सेकेंड पॉइंट पे दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ पिछले पॉइंट का टोटल यूटिलिटी और MU को ऐड करना है। मतलब क्या सर, सेकेंड पे टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 10 + 8 18। सर ये आप तो उल्टा ही बता रहे हो, मैं लॉजिक बता रहा हूं कि नंबर्स कैसे याद कर ले। TU का कॉलम याद नहीं हो रहा है ना, तो पहले MU का कर लो और उस पे से TU निकालो। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? टोटल यूटिलिटी का कॉलम के नंबर याद नहीं हो रहे, MU के तो हो जाएंगे, 2 माइनस करना है, 10 याद रख लो, 10 8 6 4 2 0 -2 यही है। सर कहां पे यही है बताओ, टेबल में भी यही है, तो आप टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज लिखोगे। यस सर चलो मालिक ध्यान दो, भी यहाँ पे आ जाओ अपने पॉइंट पे। ओके तीसरे पे 3 पे बोलो तो क्या आएगा, एवरीवन इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। सर सिर्फ ये ऐसे नहीं कि कान में हेडफोन डाल दिए देख रहे, बहुत सारे मालिक, बहुत सारे मार्क्स आपके डिपेंड है इस पे। बोलो थर्ड पे क्या आएगा, सर क्या करें हम लोग, 18 प्लस ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 कितना हो गया 24। फोर्थ पे कितना आएगा बोलो फटाफट एवरीवन, कितना आएगा फोर्थ पे, 24 प्लस 4, 4 के सामने वाला तो ऐड करना, लेकिन ऊपर वाले अमाउंट में ऐड करना, दैट इज 28। फिफ्थ पे कितना टोटल यूटिलिटी होगा, ये सीए फाउंडेशन लेवल में इसे पूछ लेते हैं लोग। बहुत बार MU में क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बार TU में क्वेश्चन मार्क होता है। जिन्होंने सीए फाउंडेशन किया होगा उनको समझा रहेगा, यस और नो। लेकिन टेंशन मत लो, जब वो टाइम आएगा तो वो भी कर लेंगे। अब बताओ फिफ्थ पे TU का क्या आंसर होगा सर, 30। 6 पे 0 प्लस ऊपर का अमाउंट, सर 30 तो 30 रहेगा।
और 7 पे -2 है अभी माइनस, तो 30 में से तो प्लस और माइनस में से माइनस ही रहेगा, 30 में से दोगे तो कितना आ गया मालिक 28। तो टोटल यूटिलिटी का कॉलम बन गया देखो 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28। लेकिन ये लर्न नहीं होता था तो क्या एमयू का कॉलम आपको याद रहेगा क्या? 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2, और उसमें से आप टीयू का कॉलम बना सकते हो। सर टेक्स्ट बुक एक बार देख लो, मैच कर लो सर, वही आंसर है 10, 18, 24, 28, 30, 30 और आपका 28। सर हो गया, कॉलम लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको रिलेशनशिप और कोई भी आंसर में, जैसे कि सजेस्टेड में भी मैंने टेबल दिया हुआ है, आपने इस टेबल की जगह टेक्स्ट बुक का टेबल लिखा तो भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से ही दो। समझ में आ रहा है? कोई लोड मत लो, टेबल समझा, यहाँ पे सेम टेबल है, सिर्फ इन्होंने 10 की जगह ना 10 के बाद सीधा मतलब 8 और 8 के बाद 4 पे आ गए। लेकिन सर गलत कुछ नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मुद्दा क्या है, लॉजिक समझा, लेकिन हम टेक्स्ट बुक का ही यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पे लेके आया। समझा? यस और नो? यस सर। तो ये हमको पेपर में लिखना है और ये लॉजिक मैंने बता दिया, अब इसके हिसाब से आप डील करते बैठो। एवरीबॉडी टेबल लर्न हुआ क्या सबको? हाँ सर, अगर टेबल हो गया मालिक तो आप लोगों को डेफिनेटली आपका शेड्यूल, क्या बोलते हैं इसको, आपका ग्राफ भी हो जाएगा। टेबल का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देना है। 4 में से 4 मार्क्स चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। और आपके पेपर में लिखा होता है जहां पे जरूरी वहां पे टेबल और ग्राफ निकालो, यहाँ पे जरूरी है टी और एमयू के रिलेशनशिप में। एवरीवन पे अटेंशन सर, आपको वाई एक्सिस पे क्या लिखना है देख लो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। भाई अंडरलाइन करो टेक्स्ट बुक में, ये तो आपके पास अवेलेबल है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? कमोडिटी। कमोडिटी में लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी आपको पहले लेना है वैसे अटैच करके सेम लिखना डिस्टेंस। 7 कमोडिटी के डिस्टेंस लिखे, और यहाँ पे मैंने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे मैंने क्या कर दिया सर, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी लिखना था तो मैंने जनरल नंबर लिख दिया उसके बीच के। समझ रहा है? सर स्केल और पेंसिल लीकेज करना है क्या? सर थोड़ा बहुत गलत हो गया, कुछ मार्क्स नहीं कटोगे, डोंट वरी। इनिशियल कहां से 7 है? यहाँ पे देखो दोनों लेवल पे कितना था? 8 और 8 था। यस सर, 8 से चालू हुई, देखो यहाँ पे 8 है। 8 से क्या, सॉरी 10 और 10 से शुरुआत हुई, तो 10 से शुरुआत हुआ। इनिशियली बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। फिर आपका टीयू बढ़ते गया और आपका एमयू कम होते गया एट द पॉइंट 6। सर यहाँ पे देखो पॉइंट 6 जब टीयू मैक्सिमम था, एमयू क्या है? 0। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? सीए फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछते बताओ कौन से यूनिट पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आएगा, तो जहां पे आपका एमयू 0 है और जहां पे आपका टीयू मैक्सिमम है। बट ऑब्वियस बहुत बच्चे ना 5 पे लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। 6 वाले यूनिट पे आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये 30, तो ये वाले पॉइंट पे सर, ये अभी ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि आंसर में लिखना है ना उस वक्त। देखो मैं आपको वो जब बताऊंगा रिलेशनशिप तो आपको 100% दिमाग में घुस जाएगा ये एवरीवन। यस सर। तो पॉइंट 6 पे क्या हुआ? टीयू मैक्सिमम और आपका एमयू 0, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। उसके बाद ये जाएगा तो डिक्लाइन हो जाएगा, टीयू मिनिमाइज मतलब डिक्लाइन होगा और एमयू क्या होगा? नेगेटिव। सर फटाफट देख लेते हैं, लिखना एक्सप्लेनेशन क्या देना है। अग्री डिसएग्री में भी आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर द फॉलोइंग यही लिखना है करके। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन आर द सेम। यस सर, कि इनिशियली दोनों का सेम होता है यूटिलिटी। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज द डिमिनिशिंग रेट। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लैंग्वेज लर्न करो। बढ़ रहा है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिमिनिशिंग। तो समझ रहा है? आपको ग्राफ समझा था ना, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। फिर आप बताओगे कि at particular stage total utility reach to the maximum and remain constant whereas marginal utility become 0, it is called point of satiety। इतना लिखा आपका सर अग्री डिसएग्री के प्रॉपर पॉइंट आ गए और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉपर पॉइंट एज इट इज लिखा आपने एग्जामिनर के पास, वही पॉइंट है। और सर आपने लर्न किया ये तो आगे का पॉइंट भी लिख सकते हो। आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट एज डिक्लाइनिंग इन टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखो टीयू के बाद आपका एमयू फर्दर यूनिट कंज्यूम किया तो डिक्लाइन होगा और टीयू क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। एंड कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफर सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड कंज्यूमर स्टार्ट अबाउट एक्सपेक्टिंग इल इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन। तो यस सर, ये पूरा जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ा के दिया, राइट,
एक फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि एक बार कंज्यूमर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी तक पहुंच जाए तो उसने रुक जाना चाहिए, ही शुड स्टॉप। रैशनल कंज्यूमर रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर उसने कंज्यूम किया तो इल इफेक्ट आएगा करके, मतलब गलत इफेक्ट हो गए। एनीवेज, लेकिन आपने टेबल बनाया, आपने ग्राफ बनाया, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया उसका, और बाद में ये 3 पॉइंट लिखे। इनिशियली सेम था, फिर टीयू बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट से एमयू कम हुआ, जब टीयू मैक्सिमम था एमयू 0 होता है करके, दैट्स इट, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। सर और मैडम ऑलरेडी आपके पास सजेस्टेड है, एक बार देख लेना, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, लेकिन अब लॉजिक तो क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में से एक पॉइंट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी हमने क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन कर लिया। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू व्हाट? बोलो एवरीबॉडी, रिलेटेड टू व्हाट? चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी। और मैं आपको और एक बात बता दूं, इसमें शायद एक बार देख लेना लॉन्ग आंसर में एक ही नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर है। यस और नो? टाइम लगा सर 1.5 की स्पीड पे देख लो, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट बताए बिना नहीं छोड़ूंगा, राइट? तो बच्चा फर्स्ट टाइम देखे या जिंदगी में मतलब पहली बार देख रहा हो तो भी उसे समझना पड़ेगा। ओके मालिक, क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी, मोटिवेशन के साथ सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। लगता है तो एक ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, लेकिन एक जोश के साथ जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही स्पीड में बताऊंगा। क्या सर लॉ ऑफ डीएमयू को कोई एक्सेप्शन नहीं होता है क्या सर? सर लॉ ऑफ डीएमयू बोला किधर क्या? मार्जिनल यूटिलिटीज। दोस्तों ध्यान दो, आपने अनलिमिटेड थाली का कभी स्कीम सुना है क्या? उनको कैसे परवड़ता है? उनको पता है कि सर और मैडम एक चीज याद रखो कि लोगों का एक यूटिलिटी हमेशा कम 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 होता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं बात करूं तो बंदा एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना खाएगा? कुछ एक्सेप्शन वेक्सेप्शन है उसको, नो डाउट, लेकिन एक अजम्पशन में आप देखोगे तो बंदा रैशनल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के उसने खाना चाहिए, एक ही टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कि वो ब्रेक ब्रेक लेके करेगा करके, साइज शेप वगैरह सब सेम होना चाहिए, और बहुत सारे अजम्पशन दिए उसके। तो मैं आपको एक कंसेप्चुअल बता दूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उनको पता है कि, और ना अभी आप कोई भी अनलिमिटेड थाली खाने जाते हैं ना, ऐसे नहीं होता कि एक बार पैसा दिया तो आप शाम को, दोपहर को और रात को कभी भी आओ, ऐसा नहीं, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे। अजम्पशन क्योंकि वही बोलता है, इसलिए वो एक ही बार बोलते हैं कि एक वेळा पैसे द्या, जेवढं खायचं तेवढं खा, परत येऊन खायचं नहीं, આવું કરવાનું नहीं। तो પછી तो सर શું થાય છે એમાં? तो समझू પડશે, હવે समझना पड़ेगा हमको, राइट? समजायला लागेल आपल्याला काय सर कि इसमें हमको, अब उन्होंने कहा है कि एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ बातें में लोगों के पास कितनी भी चीजें आ जाए उनका यूटिलिटी कभी कम नहीं होता, वो बढ़ते रहता, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो आप कहोगे देयर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, सर डिसएग्री, बट ऑब्वियस एक्सेप्शन है। 4 मार्क्स का सवाल है मालिक, ध्यान देना, फटाफट जाने वाला हूं मैं इस केस में। तो हाँ, जहां पे जरूरत है वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहां पे पता है कि फटाफट बातें होगी मैं फास्ट एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आप अच्छे से रीड कर लेना तो आपको समझेगा। और मैं तभी रिस्क लूंगा जब मुझे पता है कि आप लोग इजीली कर सकते हो। एवरीवन पूरा कंसंट्रेशन रखना, ध्यान रखो। सर क्या है सर? एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी विद एक्सेप्शन। तो सर ठीक है, एनीवेज हमको एक्सेप्शंस को बताना है। उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन होते नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप डिसएग्री, अगर डिसएग्री तो बताओ सर क्या एक्सेप्शन है। तो सर और मैडम टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे तो सेम पॉइंट है, बराबर है, वही हमको एक्सप्लेन करना है कि एक्सेप्शन क्या है। सबसे पहला हॉबीज, पहले तो लिख देना कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, the additional benefit which person derive from the given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he has derived। ये होता है जनरल बिहेवियर किसका सर? कि अगर मेरे पास कुछ एडिशनल आते जाता है तो मेरा यूटिलिटी क्या होता है? कम कम होते जाता है। ये जनरल बिहेवियर है, किसके हिसाब से? मार्शल के हिसाब से। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, सीधा एक्सेप्शन पे है तो भी चलेगा, बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन। हॉबीज सुन लो करके सर क्या है कि हॉबीज मतलब क्या? पढ़ते हैं पहले तो, पर्सन हैविंग हॉबीज ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, फिर क्या है? प्रिंटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, गेट्स मोर प्लेजर व्हेन ही कलेक्ट मोर ऑफ इट। इन अदर वर्ड द एमयू कीप्स ऑफ इंक्रीजिंग विद एडिशन टू हिज कलेक्शन। हिंस इफ एन एक्सेप्शन, hence it is an exception to the law. However, the assumption of homogeneity is violated. Here the person does not collect the same coins or क्या जो आफ्टर कार्ड्स रहेगा। Further, he does not collect them in continuous succession, so the assumption of continuity also violated. Hence, it is not real exception. तो सर आपको आ जाएगा ट्रू और फॉल्स में।
क्या बताओ हॉबीज ये रियल एक्सेप्शन है क्या? आप कहोगे नहीं, बट वो एक्सेप्शन है क्या? हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि बंदा जैसे जैसे ज्यादा कमोडिटी को, जो उसका प्ले, जैसे कि कॉइन्स कलेक्ट करते जाता है, उसका हॉबीज क्या होते जाता है, और सर उसका प्लेजर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो बोलता है मैं और कॉइन कलेक्ट करूंगा, और कॉइन कलेक्ट करूंगा, तो उसका यूटिलिटी कम नहीं हुआ, बढ़ते गया। बट उसने असम्पशन के 2 पॉइंट को यहाँ पे वायलेट किया, एक होमोजिनिटी को और एक कौन सा, कंटिन्यूटी को। क्योंकि लॉ क्या कहता है, सारे प्रोडक्ट सेम होने चाहिए, लेकिन हर कॉइन अलग होता है। और दूसरा कंटिन्यूटी, उन्होंने कहा क्या कि एक बार लॉ चालू हुआ तो आपने कंटिन्यूस करना है, जैसे अनलिमिटेड थाली। एक बार आप खाने को बैठे, जितना खाना है खाओ, लेकिन एक बार उठ गए तो ऐसे नहीं कि शाम को वापस आओगे और सेम प्राइस में करोगे, नहीं सर। लेकिन यहाँ पे कल कलेक्ट कर रहा है, कुछ परसों कलेक्ट कर रहा है, आज एक पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है, 10 दिन बाद कर रहा है, तो ये एक ब्रेक करता है, इसलिए रियल अजम्पशन नहीं है। अगर आपको ये भी पूछ लिया कि हॉबीज रियल अजम्पशन नहीं है, तो ये 2 पॉइंट अजम्पशन के वायलेट करता है, कंटिन्यूटी और क्या सर, आपका होमोजेनिटी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रियल अजम्पशन, सॉरी नॉट रियल एक्सेप्शन, बट इट इज एन एक्सेप्शन। कौन सा सर? हॉबीज। समझा? क्योंकि उसमें एमयू क्या नहीं होता, डिक्लाइन नहीं होता। दूसरा सर माइजर, मतलब चिंगूस लोग। क्या होता है सर? A miser is a person who want to accumulate more and more wealth and does not want to spend it. Therefore, MU of increase for miser as his stock of money what keeps on increasing. कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसको लगता है और आना चाहिए, और आना चाहिए। क्या उसकी वांट ऐसे कम हुई क्या? नहीं सर। आप खाना खाते हो तो 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, उसका तो बस बस बस, तो एमयू क्या होगा आपका? डिक्लाइन होगा, नॉर्मल रूल। बट पैसे के केस में आने दो, तो माइजर वन ऑफ द एक्सेप्शन है। यस सर। एडिक्शन, दारू, ड्रंकर्ड, स्मोक, सुट्टा उट्टा मार रहे सर लोग, क्या वो एडिक्शन है? तो उसमें कभी उनका एमयू कम होता है क्या? नहीं सर। 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक के बाद तो भाई को लगता और ला, और ला, आने दे। तो सर ये क्या हो रहा है? उसका बढ़ते जा रहा, तो एक्सेप्शन में आ गया एडिक्शन वाले पॉइंट। एमयू ऑफ अल्कोहल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर द ड्रंकर्ड एज ही कंज्यूम मोर ऑफ इट। The alcoholism increase with the every addition unit of consume. This apply to all addiction, मतलब सारे, भले वो दारू का हो, गांजा का हो, सुट्टा का हो, कुछ भी हो। However, in case of all addiction, assumption of rationality is violated. Therefore, it cannot be considered as a real exception. सर ये लाइन लिखना जरूरी है क्या? भाई अगर याद रही तो लिख दो। लेकिन उन्होंने क्या पूछा था कि एक्सेप्शन नहीं होते, हमको क्या बताना एक्सेप्शन है। अगर और डिटेल में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि बट ऑब्वियस अजम्पशन के पॉइंट को आप कुछ ना कुछ तो वायलेट करोगे ही करोगे एक्सेप्शन में जब आओगे तो। जैसे कि रैशनैलिटी एक पॉइंट है अजम्पशन में, यहाँ पे जब बंदा नशे में ही नहीं, वो नशेड़ी है, राइट, सस्ते नशे कर रहा है, तो इस केस में सर उसका ये पॉइंट क्या होगा? वायलेट होने वाला है। दैट्स व्हाई ये आल्सो क्या, ये भी क्या नहीं है, रियल एक्सेप्शन नहीं है। माइजर भी कैन नॉट बी कंसिडर रियल एक्सेप्शन। तो पहले 3 पॉइंट तो आपको सेम है कि तीनों रियल एक्सेप्शन नहीं है, तो फेंक सकते हैं आप। पावर, सत्ता सर, एक बार कुर्सी पे बैठ गए तो याद रखना, वो बोलते हैं ना कि सत्ता का नशा अलग होता है, पावर जितना पावर बढ़ेगा उतना अच्छा लगेगा। किसी को ऐसे लगता है कि बहुत हो गया सर, अब ना मैं सीएम हो गया, पीएम नहीं बनने का। उसको लगता है मैं अगर नगर सेवक हूं तो एमएलए बनूं, एमएलए एमपी हो गया तो सीएम बनूं, सीएम हुआ तो पीएम बनूं। पावर जितना ज्यादा उतना होता है कि मतलब वो एमयू आता नहीं उसका, डीएम एक्सेप्शन में सर, एक्सेप्शन मतलब जहां पे कम नहीं हो रहा उसका, वो बोलते ना कि मेरे को और चाहिए, बढ़ते रहेगा, तो एमयू मतलब सेट, मतलब डिक्लाइन होगा नहीं, वो बढ़ रहा है फिर भी। ओके सर, ओके मालिक, चलो ध्यान दो, 3 पॉइंट हो गए, लेकिन आपको और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्या मनी, यहाँ पे उन्होंने मनी का भी क्या कहा है कि एक्सेप्शन में डाल दिया, तो मनी का भी एमयू क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। एक अलग से क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ लेते हैं। एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम 0। In fact, MU of money keeps on increasing as the stock of money increases. जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे लोगों को लगता है और बढ़ना चाहिए। However, money cannot be considered as a real exception for the following reason. Again, उन्होंने exception में कहा कि real exception नहीं माना जाएगा। Why? Point number 1. Money does not have single use and therefore it violates the basic assumption of law. Right? कि सिंगल वॉज नहीं, लेकिन मतलब एक कम्युनिटी ने एक ही वांट सेटिस्फाई करनी चाहिए। After certain point of time, MU of money of rich people reduce as his stock of money keeps on increasing. अरे अमीर इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, बोले यार और 1 साल लॉकडाउन करो, हमको तो क्या भाई घर में अच्छा सब लोग साथ में रह रहे, अलग अलग पकवान बना के खा रहे, लेकिन गरीब को फर्क पड़ता है ना मालिक, इंटेंसिटी। मतलब गरीब को लगता है सर कोरोना से डर नहीं लगता, लॉकडाउन से लगता है, ऐसे वाली बात हो जाती है सर, समझ में आ रही? तो इसके लिए देखो इंटेंसिटी अलग है, अमीर के लिए इंटेंसिटी अलग है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों वायलेट होता है? बिकॉज सर अमीरों का हो सकता है एमयू एक बार कम हो जाए, गरीबों के लिए तो और पैसा चाहिए, क्योंकि उसको हर एक दिन का बच्चों के एजुकेशन से लेके खाने के तक के वादे रहते हैं, वो बंदा उस चीज के लिए झगड़ रहा है। तो हाँ, इसीलिए रियल एक्सेप्शन नहीं होता।
एंड सो ऑन। तो सर एक बार मेन हेडिंग आप कर लो, अंदर का पढ़ लो। अब देखो ज्यादा रेगुलर सेशन है तो मैं क्लास में लर्न, देखो मैं बता रहा हूं, आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, राइट। लेकिन मैं और ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि आपका टाइम भी क्रूशियल है करके। एवरीबॉडी 5 एक्सेप्शन देख लिए क्या सर आपने? हाँ सर, आपने मनी देखा, आपने देन आफ्टर उसके बाद माइजर देखा, ड्रंकर पर तो हॉबीज देखा, उसके बाद एडिक्शन देखा, 4 एक तो याद रह जाएगा आपको, बराबर है। तो सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, लेकिन आप कहोगे सर डिसएग्री और एक्सप्लेन कर दोगे आंसर को, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे और कोई क्वेश्चन है क्या देख लेते हैं इससे रिलेटेड, चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोपवर्ड डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड्स, अच्छा आपको ढूंढना ये क्वेश्चन सर कहां पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखो, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सर ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी लर्न हो गया ना? कैसे लर्न हो गया सर? ये देखो ना सर, अभी अभी हमने क्या किया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल बनाया था और उसमें देखो ये ग्राफ भी निकाला था जहां पे ये कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो सर कैसे एक्सप्लेन करें लेकिन? अरे सर और मैडम कितना सिंपल है, यहां पे देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ पहले शेड्यूल बनाओ। पहले तो बोलो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि एमयू का कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड ही होता है। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, फिर टेबल बना दो। टेबल में सर नंबर वापस याद करने के पड़ेंगे? नहीं, मैंने जो कराया वैसे ही 10 -2, 8 6 4 2 0 और -2, समझ रहा है क्या? 10 मतलब 10 में से -2 करना है सर, 10 8 6 4 2 0 0 में से -2 तो आंसर 2 आएगा सर। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट हो गए मालिक। यहाँ पे फिर क्या करो, उसके बाद आप क्या कर दो, शेड्यूल तो बनाया, अब उसका ग्राफ बना दो। अब ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही कर्व निकालोगे, वो डिक्लाइन होगा। फिर उसका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। व्हेन पर्सन कंज्यूम फर्स्ट यूनिट एमयू मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, यहाँ पे लेकिन कंपैरिजन नहीं है इसलिए वो वाला लैंग्वेज नहीं आएगा टी और एमयू का। आपको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ही बोलना है कि जब बंदे ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो एमयू 10 था, कंजम्पशन जैसे जैसे उसका इंक्रीज होते गया, एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस एमयू कीप्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 8, 8 to 4 and 8 to 2 and so on. This proves that consumption increase, MU goes on declining. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होते जाएगा। Further, when the fifth unit consumed, the MU becomes 0, क्योंकि आपका TU मैक्सिमम था, MU क्या हो गया 0, लेकिन हम MU की बात कर रहे हैं। This point is called maximum satisfaction और point of satiety, ऑलरेडी हमने पीछे किया था तो सिर्फ रिवाइज हो रहा है। देखो 3 क्वेश्चन लर्न हो गए सर। When person consumes 6 unit, MU become negative, that is -2. This indicate the negative utility या क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी। सर 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ गया, 1 मार्क्स का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव आ गया कि जब आपका एमयू नेगेटिव होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी। और मैंने ऑलरेडी डायग्राम ऊपर निकाला था, आप डायग्राम वापस यहाँ पे बना सकते हो। वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो। जब आप रिलेशनशिप बता रहे हो टी और एमयू का, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज होता है, एमयू के साथ क्या ऐड हो जाएगा, टीयू, बाकी कुछ नहीं, नंबर ऐसे ही रहेंगे। एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ कमोडिटी और यहाँ पे सिर्फ एमयू था इसलिए क्या हो गया सर, डाउनवर्ड स्लोप आ गया, दैट्स इट। और कर्व का एक्सप्लेनेशन एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है, सो ऑन। ठीक है, 1 टाइम रीडिंग है, इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा सर, राइट। इसमें से बहुत सारे पॉइंट लिखे और सर उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आपने कहा एग्री, टेबल बनाया, ग्राफ बनाया, एक्सप्लेनेशन दिया, खत्म हो गया ना सर। आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब बोलो, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है एवरीवन, यस और नो? सर देखो आपको भले ये एग्जाम होगी तो भी चलेगा। देखो जितना मेरे को टाइम मिल रहा है, जितना मैं शिद्दत से आपके लिए ट्राई कर रहा हूं कि भाई मैक्सिमम हर एक बच्चे के लिए बेनिफिट हो, राइट। तो आप लोग भी उतना मेहनत से पढ़ो सर, राइट। और एग्जाम में मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ दिनों में इतना समझ रहा है, अगर आप साल भर हमारे साथ जुड़े होते हैं तो सर आज ये टेंशन ही नहीं आता, आज ये नौबत ही नहीं आती। मतलब हर बच्चा इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सर भले ऑनलाइन है लेकिन समझ रहा है ना। तो सर बाकी लोगों ने क्यों नहीं ये चीज की, क्यों इसको फॉलो नहीं किया? अगर बंदा चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या बताए सर, और कितना बोले, जान दो अब सर, क्या आप भी लोड ले रहे हो? हाँ, क्या कुछ फायदा तो है नहीं, लेकिन सर एग्जाम में आप लोगों को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा, जितना मेरे से होगा पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन सर आपको मेहनत करनी है, टेलीग्राम पे जितने एमसीक्यूज है सब अच्छे से सॉल्व करने हैं, देखना है गलत हुआ तो उसको समझ लो। आप लोग
कंटिन्यूसली अगर इंस्टाग्राम पे वहां पे अगर मुझे फॉलो करके रखा है तो वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि डेली कुछ क्विज डालूं, वहां पे आप सॉल्व करो, लेकिन पढ़ाई करना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, किधर से भी हो। सोशल मीडिया अपने बेनिफिट में कैसे यूज हो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है सर, राइट। ओके मालिक, ध्यान दो सर। मैंने चैप्टर 2 के तो पॉइंट करवा दिए। चैप्टर 3 में एक पॉइंट था, ऑल डिजायर्स आर डिमांड, एग्री और डिसएग्री बोलो तो ये जनरल आंसर दो। चलो ये तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है सर, ऑल डिजायर्स आर डिमांड, एग्री और डिसएग्री सर, बट ऑब्वियस डिसएग्री। वाई सर? टेक्स्ट बुक में आ जाओ। चलो इसका आंसर कहीं पे भी नहीं दिया, मैं आपको टेक्स्ट बुक में से दिखाता हूं। पहली बात तो तब तक सुन लो जब तक मैं पेज पे आता हूं। सर डिमांड कब होता है? डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, ये तीन बातें जब साथ में आती है सर तब उसे क्या कहते हैं? डिमांड। बोलो क्या? मेरे साथ पॉइंट रिवाइज करो। डिजायर ओके, प्लस एबिलिटी टू पे ओके, प्लस विलिंगनेस टू पे, इट इज कॉल्ड व्हाट? डिमांड। मतलब सर आपके टीचर ने जब भी आपको पढ़ाया रहेगा तो एक बात बताई रहेगी कि एक बेगर का एग्जांपल है, मतलब ऐसा बंदा जो एक रास्ते पे बैठा है, उसके पास पैसा नहीं, वो भीख मांग के अपना गुजारा करता है और उसको एक ऑडी दिखती है, ऑडी कार, वो बोलता है मेरे को खरीदनी है, तो उसका डिजायर है, लेकिन क्या उसे डिमांड बोलूं क्या? नहीं सर। अच्छा, अंबानी को लगता है कि मैंने ना अभी जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है क्रिकेट का, वो खरीद लेना चाहिए, लगता है, डिजायर है। हाँ सर। क्या एबिलिटी टू पे भी है क्या? हाँ, पैसा ही बहुत पड़ा है सर, अंबानी का कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन ना उसकी इच्छा नहीं है, उसको लगता है पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरी विलिंगनेस नहीं है। तो भले डिजायर है, भले एबिलिटी है, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है सर, तो आप लोगों का और क्या नहीं कहा जाएगा? डिमांड नहीं कहा जाएगा, इसलिए डिसएग्री। आप इतना पॉइंट पढ़िए, ये वाला वहां पे मस्त कॉलम लिखा लिए, आपका आंसर डन हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये मेरे जो पीडीएफ है उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का जो भी है, क्या सर, पेज नंबर 17 पे आ जाना है करके, समझ रहा है एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। तो इसका आंसर भी हो गया। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर सच अ गुड्स रेजेस। सर एग्री और डिसएग्री? जब गिवन गुड्स का प्राइस कम होगा तब उस गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। अब कुछ बच्चे लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे मालिक? व्हेन प्राइस रेस डिमांड फॉल्स, ओके, और वो बोल रहे हैं सर गिवन गुड्स का जब प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ, गिवन गुड्स का प्राइस कम हुआ, हाँ सर प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, सर इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, डिमांड का है सर, सही है, गलत हो जाओगे आप लोग, बिकॉज ये एक्सेप्शन में आता है, और एक्सेप्शन में, एक्सेप्शनल केसेस में प्राइस और आपका जो भी डिमांड है, राइट, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में चलते हैं सर। एक्सेप्शन केसेस में सर कैसे सर बताओ ना थोड़ा? हाँ सर सब बताएंगे, सब बताऊंगा मैं, आपके लिए ही हुआ यहाँ पे, यार ध्यान देना सर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, 4 मार्क्स जिंदगी में। व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट्स इंक्रीजेस, ध्यान देना। नो आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड आल्सो फॉल्स। मैंने कहा था ना डायरेक्ट होता है एक्सेप्शनल के केसेस में। क्यों सर? गिवन गुड्स मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। गिवन गुड्स आर द इंफीरियर और लो क्वालिटी गुड्स, समझ में आ रहा? गिवन गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो खराब है, चीप गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है, लाइक वनस्पति घी, डालडा घी, लो क्वालिटी राइस एक्सेट्रा, बराबर, जो मतलब सेकेंड क्लास थर्ड क्लास गुड्स बोल सकता हूं मैं। किसने दिया था कंसेप्ट? एमसीक्यूज एंगल से देखना। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व द बिहेवियर रिलेटेड टू ब्रेड इन इंफीरियर गुड्स इन द इंग्लैंड। तो जब आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो सेम दिया हुआ है। जो रॉबर्ट गिफन थे वो देख रहे थे कि इंग्लैंड में जब वो घूम रहे थे तो कुछ लोग अपना जो खाना था वो ब्रेड, और ब्रेड को ना उन्होंने गिफन मतलब इंफीरियर गुड्स में लिया, और एक मीट है मतलब मटन वगैरह। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं। पीपल हैड लिमिटेड मनी, उनके पास कम पैसा था, स्टोरी लाइन करके सुनो। Therefore, they used to consume more bread that is inferior and cheaper commodity and less meat that's costlier commodity. Point number 3 को समझो स्टोरी लाइन करके। अपने जो भाई है, कौन से भाई है? रॉबर्ट भाई है, रॉबर्ट गिफन भाई, और उनके सरनेम से गिफन गुड्स दे दिया, ऐसे कुछ लॉजिक नहीं था। उनका सरनेम अमोल कासार ने कुछ सुना तो कासार करके कुछ को नाम दे दिया ऐसे। तो रॉबर्ट गिफन घूम रहे थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, ब्रेड एक एकदम चीप प्रोडक्ट था, तो उन्होंने देखा कि पीपल हैड लेस इनकम, कम मनी है, तो प्रेफर करते थे कि ब्रेड खरीदे, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा हो तो क्या खरीदते थे? मीट खरीदते थे, मतलब मटन वगैरह, लेकिन कम पैसे के होने की वजह से वो मीट पे नहीं जाते थे क्योंकि वो कॉस्टलियर था। यस सर। 4th पॉइंट, फिर भाई ने कुछ तो ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया इसलिए हमारे बुक में आ गया। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज, जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ, लेस ब्रेड वाज डिमांडेड देन बिफोर,
तो उन्होंने देखा कि अरे ब्रेड का प्राइस कम हुआ और प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन लोगों ने अलग ही रिएक्ट किया, ब्रेड का प्राइस कम होने के बाद भी उन्होंने कम ब्रेड खरीदे। The people saved the money and used it to purchase meat and thus the demand for meat increased। अब ये पढ़ के तो समझ रहा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं जा रहा है, तो सुनो। मालिक, पहले ना मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे मतलब वो इंग्लैंड में जो भी होगा। बोले सर आप क्या बोल रहे हो, तुम बहुत डेंजर बच्चे हो। 4 बंदे हैं किसी एक के फैमिली में, इंक्लूडिंग दैट पर्सन जो कमा रहा है। वो लोग ना ब्रेड खाते थे और एक ब्रेड का प्राइस था सपोज कितना, 100 रुपया। कितना प्राइस था, 100 रुपया। तो 4 ब्रेडिश खाने के हो, बहुत गरीब लोग थे। तो कितना खर्चा किया उन्होंने, 400 रुपया खर्चा किया मालिक। यस और नो, यहां तक समझा क्या? हाँ। सडनली क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, अचानक ब्रेड का प्राइस कम हुआ, इतना कम हुआ कि 1 रुपया को एक ब्रेड। कितने रुपए को एक ब्रेड, 1 रुपए को एक ब्रेड। तो सर इसने कितना खर्चा किया अभी 4 ब्रेड पे, 4 रुपया। पहले कितना खर्चा होता था मालिक, 400 रुपया। तो कितना पैसा बच गया सर, 396 रुपीज बच गए। तो इसने क्या किया, पीपल सेव द मनी एंड यूज इट टू परचेस मीट। मतलब अब 396 बच गया तो ब्रेड क्यों खाएगा, जिंदगी भर ब्रेडिश खाया उसने। और बोलेगा भाई अभी अपन पार्टी करेंगे, राइट? क्या बोलेंगे, पार्टी करेंगे। ये मैं हूं, ये मेरी फैमिली है, बचा हुआ पैसा है, और मैकडी जहां पे चिकन खाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 396, इसीलिए गिफ्ट गुड्स, इंफीरियर गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता नहीं, वो भी कम होता है। लॉजिक समझू क्या, बता रहे? दिस बिहेवियर इज कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। अंडरलाइन करो, जब गिफन पैराडॉक्स डिफाइन द टर्म आया ना, गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या मालिक, अगेन वो वाला क्वेश्चन डन आपका। अपने सारे दोस्तों को बोलो, ढोकलो को, पूरा लेक्चर देखे, आधे लेक्चर से मत बोले अरे यार क्या हो रहा है, तुम्हारा एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब इसमें आपका बहुत आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो रहा है सर। कुछ बच्चे, मेरे को पता है अपने वीडियो को 600-700 तो लाइक्स रहते, वो 3-4-5 डिसलाइक किसके आते क्या पता। लेकिन आपको समझे, उनको बोले भाई पूरा लेक्चर देखे मालिक, तुम्हारे लिए सारी चीजें यहाँ पे परोस के आई। गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या, लिख दो, इतनी बात खत्म हो गई। वो 2 मार्क्स भी आपके जेब में। क्या अलग से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को थोड़ी ना अलग अलग डील करोगे। टेक्स्ट बुक में से ये चीज करो, सेम दिया हुआ है सर। यस, दिस हैपन व्हेन एवरी पर्सन वांट टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ गिफन गुड। तो यह अंडरलाइन करना, सबको यहां पे ध्यान दो, एवरीवन, सबका फोकस होना चाहिए। और इसका आंसर अगर सही दिया मालिक तो बहुत आगे जाओगे आप जिंदगी में। इन नॉर्मल गुड्स, राइट, नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। समझो मालिक, जिसको समझा बहुत आगे जाएगा। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है, तो डायरेक्ट प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ओके सर, इनवर्स, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा। ओके मालिक, समझा सर, ये नॉर्मल है। बट इन केस ऑफ गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ध्यान से सुनना, आप सीए कर लो या कोई भी एग्जाम दे दो, ऐसे अगर पढ़ाए तो भूल ही नहीं पाओगे। इन केस ऑफ गिफन गुड्स there is a dash relationship between given goods के केस में, in between what, price and demand, direct relationship, underline करना। there is a direct relationship, 50 बार underline करना, between price and quantity demanded in case of which goods, given goods। डन क्या, yes or no? there is a dash relationship। CA फाउंडेशन में भी आ सकता सर ये, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सिर्फ देखेंगे प्राइस एंड डिमांड सर, रिलेशनशिप टिक मार्क, क्या इनवर्स गया 1 मार्क्स, -25। ध्यान से आगे पढ़ो, गिफन गुड्स सर डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड देयरफॉर व्हेन द प्राइस ऑफ द गिफन गुड्स फॉल, द डिमांड फॉर इट इज आल्सो व्हाट, फॉल्स। खत्म मालिक। कितने हमने पॉइंट कर लिए सर, 7 क्वेश्चन तो कर लिए, 7 क्वेश्चन तो कर लिए हमने। अब सर हमारा यहां पे क्वेश्चन 4 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब ये लेक्चर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते। आई होप आपको समझा रहेगा, अच्छे से रिवाइज करो, बराबर है। और एक लेक्चर में ध्यान दो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट सर आपके क्वेश्चन बैंक में कहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव में आए तो वो खत्म कर दो। डिफाइंड टर्म में जैसे गिफन पैराडॉक्स आया, अगर वो होगा तो वो खत्म कर दो, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे भी हो जाने वाले, तो भले मैं एक लेक्चर बना रहा हूं लेकिन इन डिटेल बना रहा हूं, तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बस दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।